नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे जनरल स्टडी में विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अपने वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे दाब यानी कि प्रेशर किसे कहते हैं और आम जीवन में इसका क्या उपयोग है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम दाब कहते हैं। यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक बल F है जो A नामक क्षेत्रफल पर लगता है, तो दाब P बराबर होगा F यानी कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात के। यहाँ यह ध्यान रहे कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना ही कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही दबाव डालती है। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि दलदल में फंसे व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वह लेट जाए ताकि उसके शरीर का क्षेत्रफल अधिक हो जाए। क्षेत्रफल अधिक हो जाए तो वह दलदल पर दबाव नहीं डालेगा और उसके डूबने की संभावना जो है नगण्य हो जाएगी। अब पुनः थोड़ा आगे बढ़ के हम कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दीवार में कील गाड़ते समय हम देखते हैं कि यदि कील का गड़ने वाला जो सिरा होता है नुकीला है तो उसे दीवार में गाड़ने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल अधिक होता है दीवार का, तो कील को कम दबाव लगाना पड़ता है, यानी दाब कम लगता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं कि जैसे कहीं कीचड़ है, यदि कीचड़ को हमको पार करना होता है तो जब हम अपने पंजों पर चलते हैं तो उस समय क्या होता है, हम कीचड़ में धंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा भार जो होता है वो हमारे पंजों पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम पूरे पैर पर चलते हैं, पूरे पैरों का इस्तेमाल करते हैं तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और हमारे धंसने की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार के उदाहरण हैं मकानों की जो नींव है चौड़ी बनाई जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रैक्टर होते हैं उसके पहिए जो होते हैं वो चौड़े रखे जाते हैं। इसके पीछे वही P बराबर F/A का सिद्धांत कार्य करता है। पुनः आगे बढ़कर हम एक अन्य प्रकार के दाब की चर्चा करते हैं जिसे हम वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन गैरिक। इन्होंने ही वायुमंडलीय दाब की 1650 में खोज की थी। ये कहते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा जो बल लगाया जाता है, यहाँ वायु मिस हो गई है, वायु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह बार होता है और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब वायुमंडलीय दाब को थोड़ा और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण एक है कि वायुयान में जब फाउंटेन पेन लेकर कोई यात्री अंतरिक्ष में या आसमान में यात्रा करता है वायुयान के माध्यम से, तो उसकी स्याही रिसने लगती है। इसका कारण यह है कि वायु दाब कम हो जाता है किंतु स्याही के अंदर
जो रिफिल भरी होती है उसका दबाव अधिक हो जाता है, जिस कारण रिसने लगती है स्याही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वायु दाब कम हो जाने के कारण अग्नि को प्रज्वलित करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार एक यंत्र है बैरोमीटर। इसी बैरोमीटर की सहायता से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं और इसके आधार पर हम पूर्वानुमान भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैरोमीटर में जो पाठ्यांक है या रीडिंग है उसमें अगर अचानक गिरावट हो रही है, अचानक से वह गिर रहा है, इसका अर्थ है कि मौसम जो है आंधी और तूफान ला सकता है या लाने वाला है। दूसरे, यदि रीडिंग धीरे धीरे गिरे तो यह वर्षा का संकेतक होता है। इसके विपरीत स्थिति है कि यदि पाठ्यांक में रीडिंग ऊपर की तरफ चढ़ने लगे तो यह एक साफ मौसम का संकेत होता है कि मौसम जो है वह साफ है। पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्रवों में दाब। तो इसकी एक साधारण परिभाषा है, इसे समझने का प्रयास करेंगे तकनीकी शब्दों में। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की इस दीवार अथवा तली, दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसी को द्रव का दाब कहते हैं। पूरा यह समझ लीजिए कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब, द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से बिंदु की गहराई यानी h और द्रव के घनत्व यानी कि d तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर होता है h d g के। यहाँ चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए कि द्रव की सतह से गहराई h, जो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण लगता है g और घनत्व, तीनों का गुणनफल जो होता है द्रव में दाब के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जिसे हम पास्कल का नियम या द्रवों में दाब के नियम की बात करते हैं। यहाँ द्रवों के व्यवहार के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट थे पास्कल, जिनकी बड़ी भूमिका थी और उनकी भूमिका किस स्तर तक हमारे आज के जीवन को प्रभावित करती है यह भी हम आगे देखेंगे। पास्कल कहते हैं कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को हम नगण्य मान लें, गुरुत्वीय प्रभाव यानी स्मॉल g को हम मान लें कि वो नहीं लग रहा है, नगण्य मान लें, ऐसी स्थिति में द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दबाव क्या होगा? समान। हर जगह दबाव समान रहेगा। अब दूसरा नियम याद करिए, कहता है कि यदि द्रव स्थिर है तो इसके भीतर जो दाब होगा वह चाहे इस साइड में हो, इस साइड में हो, इस साइड में हो, हर जगह बराबर लगेगा। अच्छा, अब तीसरा नियम, तीसरे नियम के अनुसार किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है वह घनत्व पर निर्भर करता है। यानी किसी द्रव का घनत्व यदि ज़्यादा है तो वह ज़्यादा दबाव डालेगा। अब चौथा नियम, इसके अनुसार किसी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि स्वतंत्र तल पे जो दबाव होगा वही दबाव इस तली में भी होगा। ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ नोट रहे कि बर्तन का आकार या आकृति जो होता है वह दाब को प्रभावित नहीं करती है।
अब देखिए पास्कल के नियम का हमारे आम जीवन में कैसे प्रयोग होता है। पास्कल के द्रव के सिद्धांत पर ही हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करता है। सर्वप्रचलित उदाहरण यह है कि एक जो आजकल गाड़ियों की स्टीयरिंग आती हैं वो भी हाइड्रोलिक बेस्ड पे ही होती है, जिनको घुमाना काफ़ी आसान होता है। एक उंगली के बेस पर वह आप घुमा सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, बहुत मेहनत लगा करके स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता था। तो पास्कल के हमारे आम जीवन में ये एक महत्वपूर्ण देन है। इसी प्रकार लिफ्ट, ब्रेक या प्रेस इत्यादि भी जुड़े हुए हैं। अब पुनः हम देखते हैं कि दाब का क्वथनांक और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर गलनांक और क्वथनांक में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाया करते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसा बिंदु जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, मतलब उबलने की स्थिति क्वथनांक है और पिघलने की स्थिति गलनांक है। यहाँ यह कहने का आशय है कि यदि किसी द्रव पर दाब लगाया जाता है और वह दाब अधिक है तो निश्चित रूप से उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। यानी दबाव अधिक है तो बॉइलिंग या उबलने की जो उसकी रफ्तार है वह ज़्यादा होगी। इसी प्रकार गलनांक के बारे में देखते हैं। गलनांक में होता यह है कि यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो यदि वह पदार्थ अपने आयतन में वृद्धि करता है या गर्म करने पर पदार्थ आयतन की वृद्धि वाली प्रवृत्ति रखता है तो ऐसी स्थिति में दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। यानी कि अगर उसका आयतन बढ़ने की प्रवृत्ति है तो गलनांक भी बढ़ेगा। इसका एक उदाहरण है मोम और घी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिस गर्म करने पर जिसका आयतन कम होता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम होगा। ये सब थोड़ी टेक्निकल टॉपिक हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक रिपीट करके समझने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आगे मिलते हैं विज्ञान के एक अगले सेगमेंट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।